नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो आपका अबुल फजल था, उसकी हत्या कैसे हुई थी, उसको कैसे मारा गया था और इस हत्याकांड में कौन-कौन लोग शामिल थे और क्यों यह एक दरबारी षड्यंत्र की भेंट चढ़ गया। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए समझे अबुल फजल की हत्या के विषय में। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि अबुल फजल था कौन। जब हम अबुल फजल की बात करते हैं तो इसका जो पिता है वह क्या था? शेख मुबारक नागौरी। यह एक सूफी संत था और आगरा के क्षेत्र में मदरसा चलाता था। अब इससे समस्या क्या होगी? यानी यह सूफीवाद का समर्थक है और वहीं पर जो इस्लामी व्यवस्था है, यानी कोर इस्लामी जो व्यवस्था है, वह सूफीवाद का विरोध करेगी, क्योंकि सूफीवाद आएगा मिक्स व्यवस्था के साथ। वह इस्लाम की व्यवस्थाओं को तो मानेगा, लेकिन स्थानीय व्यवस्थाओं को भी मानेगा। और जो इस्लाम व्यवस्था है वह कहती है कि शरीयत के कानूनों पर चलना चाहिए। इस वजह से विरोध होगा। तो शुरुआती चरण में यह क्या होंगे? राजनीति से दूर होंगे। लेकिन बाद में शेख मुबारक का एक बेटा होता है और अबुल फजल का भाई होता है, जिसका नाम है फैजी। फैजी चला जाता है कहाँ? मुगल दरबार में। और मुगल दरबार में वह कविराज के रूप में काम करने लगता है। अकबर के समय ही, यानी 1556 से 1562 के बीच ही यह मुगल दरबार में काम करता है। अब पिता इसका मदरसा चलाता है और भाई इसका पहुंच गया मुगल दरबार में। इसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे तरीके से होती है। बचपन से ही इसको अरबी, फारसी, दर्शन शास्त्र, सूफीवाद, यह सब कुछ पढ़ाया जाता है। वही जो अकबर है, अब उसकी नीतियां भी क्या है? वह पूरी तरीके से शरीयत के कानूनों पर डिपेंड नहीं है, यानी वह अन्य परंपराओं को भी मान रहा है। और अन्य परंपराओं को मानने का मतलब यही तो सूफीवाद है। तो कहीं न कहीं सूफीवाद की जो विचारधारा है वह मुगल दरबार में भी थी। तो अबुल फजल को यह लोग ले जाते हैं कहाँ? मुगल दरबार में। पहली बार 1574 में। लेकिन अबुल फजल नहीं चाहता था कि राजनीतिक रूप से वह जुड़े, तो पहली बार वह किसी तरीके से वापस आ जाता है। पहली बार वह नहीं मिलता है। 1575 के आसपास जब अकबर पहुंचा था कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। यानी जब उसने गुजरात को जीत लिया था, फतेहपुर सिकरी में पहुंचा था, उस समय फिर से मिलता है कौन? अबुल फजल। और इस बार अबुल फजल मुगल दरबार में शामिल हो जाता है। तो 1575 में ऑफिशियली अबुल फजल शामिल हो जाता है मुगल दरबार में। अब मुगल दरबार में शामिल होने के बाद यह करता क्या है? क्योंकि यह काफी पढ़ा लिखा है, इसको दर्शन का भी ज्ञान है, इसको भाषाओं का भी ज्ञान है, इसको सूफीवाद का भी ज्ञान है, तो यह होता है एक सलाहकार, इसका अकबर का, यानी अकबर के सलाहकार के रूप में यह अबुल फजल जो है, इसका अपॉइंटमेंट हो जाता है। अकबर को जो भी सलाह देने होते थे, उनमें अबुल फजल की काफी बड़ी भूमिका होती थी। इसी बीच में जो आपका जहांगीर है, यह अबुल फजल से नाराज रहता है। कई सारे कारण है। पहला कारण यह सूफीवाद। जहांगीर की समस्या सूफीवाद से नहीं थी, लेकिन जो सूफीवाद के विचार है, उन विचारों के कारण जो इस्लामी विचार है, वह कहीं न कहीं कमजोर हो रहे थे। अकबर तो चाहता था कि अन्य व्यवस्थाएं भी फैले, जैसे दीन इलाही की उसकी व्यवस्था है, जिसमें वह बाकी धर्मों को भी समर्थन देता है। तो अकबर तो चाह रहा है, लेकिन अकबर के वंश के लोग, अकबर के दरबार के अन्य लोग, वह नहीं चाहते हैं कि इस तरह की विचारधारा चले। अबुल फजल भी क्या कर रहा था? काफी हद तक इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा था। वह चाहता था कि बाकी धर्मों को भी कहीं न कहीं स्थान मिले और सूफीवाद का मुख्यतः वह समर्थक था। तो जहांगीर इससे नाराज था। दूसरा, क्योंकि यह सलाहकार था, इसका सलाहकार था अकबर का, तो जहांगीर को यह लगता है कि जो भी सलाह दी जा रही है वह कहीं न कहीं उसके खिलाफ दी जा रही है। इसका कारण क्या है? जब इसकी नियुक्ति होती है दक्कन में, इसकी नियुक्ति जहांगीर की, जहांगीर को भेजा जाता है दक्कन में, तो जहांगीर को यह लगता है कि यह अबुल फजल है जिसकी सलाह पर उसके पिताजी उसको दक्कन भेज रहे हैं। और इसका जो भाई है दानियाल, दानियाल को वापस बुलाया जाता है। बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि इसकी तबीयत खराब होती है या बहुत बीमार होता है। लेकिन जहांगीर को यह लगता है कि उसको दक्कन भेजा जा रहा है, दानियाल को वापस बुलाया जा रहा है, दानियाल को बना देंगे बादशाह और उसको भेज देंगे दक्कन, एक सिपाही के रूप में या फिर एक सेनापति के रूप में वह बनकर रह जाएगा। और यह सब कुछ अकबर कर रहे हैं और सलाह कौन दे रहा है? अबुल फजल। अब यह भी नाराजगी का कारण है। यानी जहांगीर यह समझ चुका था कहीं न कहीं, या फिर उसको लगने लगा था कि जो कुछ उसके साथ गलत हो रहा है या फिर गलत होने की जो भी संभावना है, उसकी जो जड़ है वह कौन है? अबुल फजल है। तो विरोध के या फिर नाराजगी के क्या-क्या कारण हैं? सबसे पहला कारण यह कि धार्मिक नीतियों में विरोध था। यह अभी हमने पीछे समझ लिया। व्यक्तिगत शत्रुता भी है। जैसे अभी हमने समझा कि उसको लग रहा था कि जो कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, उसमें अबुल फजल का ही हाथ है। जहांगीर ने क्या किया? एक व्यक्ति को अपनी तरफ मिलाया। व्यक्ति का नाम क्या है? बुंदेला राजा वीर सिंह देव।
इसी राजा ने यानी बुंदेल के इस राजा ने, इसका नाम है क्या, वीर सिंह देव, इसी ने क्या किया, अबुल फजल की हत्या की। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या क्यों कर दी। जहांगीर का कंसर्न है वह तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये वीर सिंह देव कहां से आ गया, इसका क्या लेना देना था जो इसने यह हत्या कर दी, इस बात को भी समझते हैं। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि जो यह वीर सिंह देव है, यह है कौन वास्तव में। एक तो हमने समझ लिया कि बुंदेल का राजा है, राजपूत है, और इसके साथ साथ यह महत्वाकांक्षी है। यह राजा बनना चाहता है कहाँ का, ओरछा का। इसमें समस्या क्या थी, समस्या को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड हमको समझना होगा। 1554 के आसपास इसका जन्म होता है और उस समय ओरछा का राजा था कौन, मधुकर शाह। यह मधुकर शाह का छोटा बेटा है। मधुकर शाह कौन थे, बुंदेल वंश के जो संस्थापक हैं रुद्र प्रताप, उन्हीं के वंशज हैं। तो बुंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, रुद्र प्रताप ने। उन्हीं के वंश के थे मधुकर शाह। मधुकर शाह का छोटा बेटा था कौन, वीर सिंह। मधुकर शाह के बाद राजा कौन बनेगा, इसी बात को लेकर विवाद था। विवाद कैसे, 1592 के आसपास जब मधुकर शाह की हो गई मृत्यु, तो राजा बना दिया गया किसको, रामचंद्र को, या फिर राम शाह को। राम शाह कौन है, मधुकर शाह का बड़ा बेटा। अब जब मधुकर शाह के बड़े बेटे को यानी राम शाह को राजा बनाया गया, तो जो आपका यह वीर सिंह है, यह विद्रोही हो जाएगा। यह चाहेगा कि राजा उसको बनाया जाए। तो इसने क्या किया, जो अपने बाकी भाई हैं जैसे इंद्रजीत सिंह, प्रताप राव, इनको अपने साथ मिला लिया और मिलाकर विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, अपने ही भाई रामचंद्र के खिलाफ या फिर राम शाह के खिलाफ। जब इसने विद्रोह कर दिया तो जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जैसे ओरछा का क्षेत्र है, तरहरा का क्षेत्र है, एरिज का क्षेत्र है, इन छोटे छोटे क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया। लेकिन क्योंकि जो आपका यह बुंदेलखंड का राजा था या फिर ओरछा का जो राजा था, इसकी संधि थी किसके साथ, अकबर के साथ। तब मधुकर शाह के टाइम से तो वहां पर संधि है और अब अटैक हो रहा है। तो अकबर ने क्या किया, अपनी सेना भेज दी और अकबर की सेना जब आई तो वीर सिंह की सेना पराजित हो गई, उसको मैदान से बाहर होना पड़ा। अकबर की सेना ज्यादा ताकतवर थी, तो अब जो आपका वीर सिंह है यह बाहर हो गया। लेकिन अब इसकी शत्रुता है किससे, मुगल साम्राज्य से, क्योंकि अकबर इसके खिलाफ है। और फिर इसने एक मौका देखा। मौका कौन सा, मौका इसने देखा कि सलीम ने भी क्या किया है, विद्रोह कर दिया है, यानी जहांगीर ने भी विद्रोह कर दिया है अकबर के खिलाफ। अब अकबर के खिलाफ यह भी है, अकबर के खिलाफ अकबर का ही बेटा सलीम या फिर जहांगीर भी है, और वह पहुंच गया है कहाँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उसने खुद को पाशा घोषित कर दिया है। तो ओरछा के राजा ने क्या किया, एक व्यक्ति है शरीफ खान, इस व्यक्ति को भेजा किसके पास, सलीम के पास, कि जाए और समर्थन मांगे। सलीम को भी ऐसे लोगों की जरूरत थी, यानी सलीम भी उस समय अपना समर्थन बढ़ा रहा था, अलग अलग लोगों को अपनी तरफ शामिल कर रहा था। अब एक व्यक्ति उसको और मिल गया जो ओरछा का बनना चाहता है राजा। सलीम ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, जब मैं बादशाह बनूंगा तो मैं तुमको ओरछा का राजा बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको एक काम करना होगा। बोला काम कौन सा, काम यह है कि तुम बुंदेलखंड के राजा हो और बुंदेलखंड के क्षेत्र में तुम्हारी अच्छी खासी पकड़ है, तुमको पता है कि चीजें कहाँ पर और कैसे हैं। बोला हाँ ठीक है, करना क्या है। एक व्यक्ति है अबुल फजल, यह इस समय है दक्कन में और दक्कन से यह जाएगा आगरा। तो दक्कन से जब यह आगरा जाएगा तो बुंदेलखंड के क्षेत्र को यह पार जरूर करेगा, तुमको इस व्यक्ति को मार देना है। तो ओरछा के राजा को सलीम ने कहा कि अबुल फजल को मार देना है कहाँ, बुंदेलखंड में, और जब मार देना तो मेरे पास सबूत भी भेजना। हुआ भी ऐसा, ओरछा के राजा ने इसको रास्ते में ही मार दिया और मार के इसका सर भिजवाया किसके पास, जहांगीर के पास। बाद में जब जहांगीर राजा बनता है तो इसको ओरछा का राजा बना देता है। ओरछा के इसी राजा वीर सिंह ने झांसी के किले का भी निर्माण करवाया, जो बाद में बहुत फेमस हुआ। तो इस तरह मुगल दरबार का एक फेमस सलाहकार दरबारी षड्यंत्र की वजह से मारा जाता है। पूरा घटनाक्रम हमने समझ लिया कि ऐसा क्यों हुआ। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।